हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम लोग मगध महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मगध महाजनपद जो है वो इतना स्ट्रांग कैसे था, है ना, वो इतना शक्तिशाली कैसे बना। तो हमने देखा था कि उसकी भौगोलिक स्थितियाँ किस प्रकार की थी, किस तरह से जो भौगोलिक स्थिति थी उसकी वजह से जो मगध है वो इतना शक्तिशाली बना, और किस प्रकार से जो मगध के जो शासक हुए एक एक करके, तो उनको हमने देखना शुरू किया है। तो पिछले वीडियो में हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था जो कि हर्यक वंश का था, ठीक है ना। तो अब बिंबिसार की हत्या के बाद जो उसका पुत्र था अजातशत्रु, अब वो मगध का शासक बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग अजातशत्रु से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी जो पढ़ाई है उसे शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे अजातशत्रु, ठीक है। इसका टाइम पीरियड देखिए, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, यानी कि 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, ठीक है। इसकी उपाधि थी कुणिक और वैदेही पुत्र। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता घोषित करते हैं जबकि जैन ग्रंथ नहीं। तो याद रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल भूलिएगा मत कि जो अजातशत्रु है इसे पितृहंता कौन घोषित करता है? बौद्ध ग्रंथ। लेकिन अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो वो ऐसा नहीं करता है। अजातशत्रु के राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। अगर हम धार्मिक परंपरा की बात करें तो धार्मिक परंपरा में अजातशत्रु को जैन एवं बौद्धों के मित्र तथा देवदत्त के सहायक के रूप में याद किया जाता है। अजातशत्रु ने 2 लड़ाइयां लड़ी तथा तीसरे की उसने तैयारी की थी, ठीक है। अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु ने 2 लड़ाइयां लड़ी थी और तीसरे की उसने तैयारी की थी, ठीक है। अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया। प्रसेनजीत ने काशी एवं अपनी पुत्री वाजिरा अजातशत्रु को सौंपकर उससे समझौता कर लिया। जब अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? प्रसेनजीत, है ना। तो प्रसेनजीत ने काशी और अपनी पुत्री जो वाजिरा थी उसे अजातशत्रु को सौंप दिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रसेनजीत था उसने क्या किया था? प्रसेनजीत ने अपनी जो बहन थी महाकौशला, उसका विवाह जो था वो बिंबिसार के साथ किया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है वो अजातशत्रु के साथ कर दिया और साथ ही साथ उसे काशी भी सौंप दिया। कालांतर में योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में कौशल दुर्बल हो गया तो अजातशत्रु ने उस पर अधिकार कर लिया। दूसरा जो युद्ध था उसने वैशाली या लिच्छवियों से किया था, ठीक है। पहला जो युद्ध था उसने कौशल के विरुद्ध में किया था, दूसरा जो था वो वैशाली या लिच्छवियों से युद्ध किया था। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने नए, मतलब 2 नए युद्ध यंत्रों, ठीक है, 2 नए युद्ध यंत्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि वैशाली से जब युद्ध किया था अजातशत्रु ने तो उसने 2 युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया था, रथ मूसल और महाशिलाकंटक का, ठीक है। चलो आगे देखिए। आजीवक मक्खली गोसाल ने इस युद्ध को चलते हुए देखा था और वे इसी युद्ध के दौरान मारे गए थे, ठीक है। आजीवक मक्खली गोसाल जो थे उन्होंने इस युद्ध को चलते हुए देखा था और वे इसी युद्ध के दौरान मारे गए थे। 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ही अजातशत्रु जीत पाया। कुल 36 राज्य संघ के खिलाफ यह लड़ाई थी, ठीक है। 16 वर्ष तक एक लंबी लड़ाई चलने के बाद अजातशत्रु जो है उसे जीत हासिल हुई थी।
तो आपने देखा कि पहला जो उसने 2 युद्ध किए थे और तीसरे की उसने तैयारी की थी, है ना। तो पहला युद्ध उसने कौशल के विरुद्ध किया था और दूसरा जो था वो वैशाली के विरुद्ध किया था। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा था कि जब वैशाली के विरुद्ध जब उसने युद्ध किया था तो इसमें इसने 2 युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया था। पहला कौन सा था? रथ मूसल था और दूसरा महाशिला कंटक। क्लियर। अब देखो, जो युद्ध था उसका कारण क्या था? जो लिच्छवियों से उसने युद्ध किया था उसका क्या कारण था? तो बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा नदी के एक बंदरगाह के निकट पहाड़ी के नीचे हीरो की खान थी। ठीक है। अजात शत्रु एवं लिच्छवियों में यह समझौता था कि हीरो को आधा आधा बांट लिया जाएगा, लेकिन जो लिच्छवी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने धोखा दे दिया। तो अजात शत्रु की पत्नी अब जो थी उसने भी अपने पति को लिच्छवियों से युद्ध करने के लिए उकसा दिया। ठीक है। तो इस वजह से उसने लड़ाई कर ली। स्टोरी समझ में आई? चलिए, इंपॉर्टेंट देखिए यहां लिख रखा है मैंने कि कौशल के पश्चात अजात शत्रु ने दूसरा हमला अपने ननिहाल वैशाली के लिच्छवियों पर किया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। दिग्ग निकाय के महापरिनिब्बाण सूक्त में वर्णित है कि एक बार अजात शत्रु ने कहा था, देखो भाई ये जो है इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें आप लोगों को बहुत ही बखूबी याद रखना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या जो सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो इन्हीं से बनते हैं। तो आप इन सभी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि दिग्ग निकाय के महापरिनिब्बाण सूक्त में वर्णित है कि एक बार अजात शत्रु ने कहा था, क्या कहा था? कि मैं वज्जियों पर आक्रमण करूंगा, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मैं उनका समूल नाश कर दूंगा। ठीक है। मैं उनका समूल, ठीक है ना, समूल मतलब क्या होता है? पूरे तरीके से, मूल से, पूरा जड़ से ही उनका नाश कर दूंगा। इन्हीं लिच्छवियों पर विजय का मार्ग अजात शत्रु के ब्राह्मण मंत्री वस्कार ने राजगृह के गृद्धकुट पर्वत पर बुद्ध से पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। कि लिच्छवियों पर, जो लिच्छवी थे, इन पर विजय का मार्ग पता करने के लिए जो अजात शत्रु का ब्राह्मण मंत्री था, कौन था? वस्कार। वो कहाँ गया था? राजगृह के निकट गृद्धकुट पर्वत पर। वहां उसने बुद्ध से जाकर पूछा था कि किस प्रकार से हम लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या उत्तर दिया। बुद्ध ने महत्वपूर्ण संकेतों में बताया कि जब तक 7 कल्याणकारी परिस्थितियां बनी रहेंगी तब तक लिच्छवी एवं वज्जी संघ अजेय है। ठीक है। तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। अब देखो फिर अजात शत्रु ने क्या किया। अब अजात शत्रु ने वस्कार एवं सुनीध के माध्यम से लिच्छवियों में फूट डालना शुरू कर दिया। ठीक है। वस्कार और सुनीध जो थे अजात शत्रु के मंत्री थे, है ना। तो वस्कार या वर्षकार भी इसे कहा जाता है। इनके माध्यम से लिच्छवियों में उसने फूट डालना शुरू कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि फूट डालने के पर्पस से ही जो वस्कार था ये जा करके वैशाली में रहना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है। चलो आगे देखो। वस्कार एवं सुनीध ने अजात शत्रु के कहने पर उपलापन यानी कि कूटनीति एवं मिथुभेद यानी कि भेद नीति के माध्यम से 3 वर्ष के भीतर ही लिच्छवियों को कमजोर कर दिया। ठीक है। और जीत का रास्ता अजात शत्रु ने अपने लिए बना लिया। चलो आगे देखते हैं। एक मिनट। देखिए, जैन ग्रंथ निर्यावली सूत के अनुसार अजात शत्रु के हाथों 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा काशी कौशल के 18 गणराज्य तथा मखली गौसाल नष्ट हुए थे। ठीक है। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत, इसके अनुसार अजात शत्रु के हाथों 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा काशी कौशल के 18 गणराज्य और मखली गौसाल नष्ट हुए थे। ठीक है। यहां तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अजात शत्रु की अन्य उपलब्धियां कौन कौन सी थी उसको हम यहाँ समझेंगे। मध्यम निकाय के अनुसार उसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के संभावित आक्रमण से सुरक्षा हेतु राजगृह का दुर्गीकरण कराया, लेकिन वत्सराज उदयन के मध्यस्थता के कारण दोनों के ये वत्सराज उदयन है, ठीक है ना, इसकी मध्यस्थता के कारण इन दोनों के बीच आमने सामने की कोई भी लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, जो चंड प्रद्योत है और अजात शत्रु, इन दोनों के बीच में वत्सराज उदयन जो थे उन्होंने मध्यस्थता की। ठीक है, और इस वजह से इन दोनों के बीच कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। चलिए आगे देखिए। मध्यम निकाय के अनुसार अजात शत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता पहचानी और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध हेतु पाटलिग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसके उद्घाटन हेतु उसने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। ठीक है, जब पाटलिपुत्र का उसने दुर्गीकरण करवाया तो उसके लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए उसने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। इसी समय पर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। देखिए, इसी समय पर भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र भारत का प्रधान नगर एवं व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना, कि भगवान बुद्ध ने ये भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र जो है वो भारत का प्रधान नगर और व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अजात शत्रु उस समय के 6 प्रधान धार्मिक संतों मक्खली गोसाल एवं महावीर आदि से मिला था। वह वैशाली एवं चंपा में महावीर स्वामी से मिला था। अंत में जीवक के कहने पर वह बुद्ध की शरण में गया। ठीक है, अंत में जीवक के कहने पर वह बुद्ध की शरण में गया और उसने बुद्ध के सामने अपने पिता की हत्या का जो अपराध था उसने वो स्वीकार किया। ठीक है, उसने बुद्ध के सामने जाकर के इसे स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अपने पिता की हत्या की थी। आगे देखिए। अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आप सभी जानते ही हैं कि अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महावंश के अनुसार अजात शत्रु ने राजगृह के चारों ओर धातु चैत्य बनवाया। ठीक है, तथा 18 महाविहारों की मरम्मत करवाई। चलिए देखिए, बौद्ध स्रोतों के अनुसार अजात शत्रु के बाद 4 शासकों ने 56 वर्ष तक राज्य किया। वह चारों शासकों को पितृहंता घोषित करते हैं। दिव्यावदान में बिंबिसार वंश के राजाओं की सूची में दर्शक का नाम नहीं है। आगे देखते हैं। कथाकोश एवं परिशिष्ट पर्वन, ये क्या है? जैन स्रोत हैं। ठीक है ना, कथाकोश और परिशिष्ट पर्वन जो है ये जैन स्रोत हैं। के अनुसार अजात शत्रु का पुत्र एवं तत्कालिक उत्तराधिकारी उदयन या उदयभद्र था। इसकी पुष्टि बौद्ध स्रोतों से भी हो जाती है। अजात शत्रु के बाद जो तत्कालिक उत्तराधिकारी था वो कौन था? उदयन या उदयभद्र। ठीक है, और इसकी पुष्टि जो है वो जैन और बौद्ध दोनों ही स्रोतों से की जाती है। पुराणों की बात करें तो पुराणों में नागदाशक का नाम दर्शक मिलता है। पुराणों में नागदाशक का नाम दर्शक मिलता है। महत्वपूर्ण है कि पुराणों के अनुसार अजात शत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक का, जिसका अस्तित्व भास्कृत स्वप्नवासवदता नामक संस्कृत नाटक में प्रमाणित होता है। स्वप्नवासवदता में दर्शक को मगध का शासक एवं उदयन के समकालीन बताया गया है। उसने कुल 25 वर्ष तक राज्य किया था। ठीक है, ये पुराणों के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम अजात शत्रु के बाद जो उदयन है या उदयभद्र उसके बारे में
देखते हैं। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। यह अजातशत्रु एवं पद्मावती की संतान था। किसकी संतान था? अजातशत्रु और पद्मावती की। बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार उदयन पिता की हत्या कर शासक बना, जबकि जैन स्त्रोत उसे पितृहंता नहीं बतलाते हैं। जैन स्त्रोतों के अनुसार वह अपने पिता के शासनकाल में चंपा का उपराजा था। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण के अनुसार उसने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। ठीक है, उदयन जो था, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण के अनुसार पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। क्लियर? किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उसने इस नए नगर का निर्माण शासनकाल के चौथे वर्ष किया तथा उसका नाम कुसुमपुर रखा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र का एक और नाम क्या है? कुसुमपुर। आ जाता है मैच करने के लिए, तो इसलिए याद रखिएगा कि गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उसने इस नए नगर का निर्माण अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में किया था और उसका नाम उसने कुसुमपुर रखा था। चूंकि पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था, इसलिए उदयन ने राजधानी इसे बनाया था। उसने पाटलिपुत्रा में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया। वह जैन धर्म का समर्थक था तथा जैनियों के व्रत रखता था, परंतु उसके भिक्षु वेश धारण करने के कारण अवंती के शासक पालक द्वारा भेजे गए एक राजकुमार ने उसकी हत्या कर दी। देखिए, हत्या करने का क्या कारण था? उसके भिक्षु वेश धारण करने के कारण अवंती के शासक पालक द्वारा भेजे गए एक राजकुमार ने उसकी हत्या कर दी थी। महावंश के अनुसार उसने कुल 16 वर्षों तक राज्य किया था। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदाशक ने क्रमशः शासन किया। उदयन के बाद कौन बना? अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदाशक ने शासन किया। और इसी के साथ आज का वीडियो जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और ये कैसे लगेगा? जब आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो मगध के जो साम्राज्य पर जो शासन करने वाले होंगे उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइए। ठीक है, ताकि मैं अपने आप में और ज़्यादा सुधार कर सकूं और अच्छी तरीके से आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ प्रेजेंट करती हूँ वो और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।